सर, यस सर। थैंक यू सो मच यस जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे आने का सौभाग्य दिया और इतने सारे लोगों के बीच में आज मुझे आपने उपस्थित किया। और इसी कड़ी में मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हार्मनी ग्रुप का, जिसकी बदौलत आज मैं आप लोगों के साथ लाइव ऑन स्क्रीन हूँ। और आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे देवेंद्र सर ने दिया। सर का मैं प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से देख रहा था। एक-एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, और जिस तरीके से सर ने ब्रीफ में इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ आज आप लोगों को सुनकर एक सीखने का मौका भी मिला। साथियों, आज मुझे यस जी ने आमंत्रित किया है और हार्मनी ग्रुप ने आज मुझे इनवाइट किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ भी आपको बताने से पहले एक बात समझना चाहूँगा, चूँकि मैंने देखा सब लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे यानी गुजराती में, तो मुझे आती नहीं, मैं हिंदी ही बोल पाता हूँ। तो मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो पहले यस मैं सर, ये जानना डेफिनेटली चाहूँगा। डेफिनेटली यस, वी कोई आर प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंड। नहीं है, सब लोग नहीं समझते हैं सर, हमारी नहीं बात? सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यस जी। साथियों, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म, इतनी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी में शामिल किया। आप लोगों को अपने बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा, समय का अभाव है और काफ़ी देर से आप लोग प्रेजेंटेशन सुन रहे थे। तो शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैं प्रयागराज से बिलॉन्ग करता हूँ। यूपी प्रयागराज पड़ता है, उत्तर प्रदेश की धरती से बिलॉन्ग करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैनेजमेंट का मेरा जो रिश्ता है, वो कंटिन्यू 15 वर्षों से है। लेकिन इसके पहले मैं क्या करता था, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले मेरी अपनी खुद की पहली लाइफ़स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में हर इंसान अपना करियर बनाना चाहता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और आज हमारे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं, नो डाउट हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्येय रखा होगा, कुछ गोल रखा होगा, कुछ पर्पज़ रखा होगा, जो अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। तो मेरे जीवन में क्यों हासिल करने की मेरे अंदर चाहत थी, उसके पीछे एक मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे पिता बहुत छोटी-सी पोस्ट पे एक पोस्टमैन थे, डाकिया थे, चिट्ठी बाँटने का काम करते थे, आप लोग जानते होंगे। घर का भगवान ने मुझे बड़ा बनाया। मेरे माँ-बाप के पास 6 बच्चे थे, 6 बच्चों में सबसे बड़ा मैं रहा और मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने पापा को संघर्ष करते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी में अपने डैड को स्ट्रगल करते देखा और वो जीवन भर स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उनके रिटायरमेंट तक उनके अकाउंट में कभी भी ₹5000 सेविंग नहीं हो पाया। रिटायरमेंट तक एक गवर्नमेंट जॉब में कर्मचारी, एक भारत सरकार की जो नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी अपने घर की कहानी है कि मेरे पापा ने रिटायरमेंट तक ₹5000 अपने अकाउंट में नहीं रख पाए और हमेशा लायबिलिटी में रहे, हमेशा कर रहे, वेतन आता था 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक तो ठीक चलता था घर की स्थिति, 15 दिन की ज़िंदगी उधारी की ज़िंदगी हुआ करती थी। मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। बचपन से लेकर जवानी तक ये जो मैंने लाइफ़स्टाइल अपने घर की देखी थी, इस लाइफ़स्टाइल में मैं नहीं जीना चाहता था। मैं अपने बच्चों को कुछ अलग ज़िंदगी देना चाहता था। मैं अपनी तरीके से कुछ एक अलग लाइफ़ जीना चाहता था। तो मैं इसको लेके बड़ा फ़िक्रमंद था। एजुकेशन के बाद मेरे दिमाग में आया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो मैं चूँकि अमीर बनना चाहता था, तो अपने कुछ लोगों से मैंने हेल्प माँगी थी। अपने कुछ लोगों से मैंने जानकारी लिया, सलाह लिया कि सर मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और जॉब दूर-दूर तक मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही थी, चूँकि दादाजी हमारे पुलिस विभाग में रहे, बड़े भैया भी हमारे पुलिस विभाग में रहे, पापा हमारे डाक विभाग में रहे। तो मैंने देखा जो ज़िंदगी होती है जॉब वाली, वो लाइफ़ में सिर्फ़ हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और वो भी लाइफ़ हम जब कंप्रोमाइज़ जीते हैं तब। हम एडजस्ट कर के अपनी लाइफ़ जीते हैं और मैं इस तरह की ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहता था। तो मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, तो मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप एलआईसी ऑफ इंडिया में एक अपनी एजेंसी अलॉट करा लो और वहाँ पर 40% मार्जिन मिलती है और आराम से ज़िंदगी नहीं जियोगे बल्कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे। और लोगों ने मुझे 2-4 एग्ज़ाम्पल दिया कि वो देखो एलआईसी का बंदा है, वो कार से चलता है, वो आज महीने का 50,000 कमाता है और ये उस समय की बात है 2000 मतलब आपको बताना चाहूँ 1998 की बात है। 98 के टाइम में ₹50,000 कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी और उस समय मैंने फिर एलआईसी ऑफ इंडिया में जाकर अपने एक सगे रिलेशन में हमारे मौसा जी लगते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे एलआईसी ऑफ इंडिया में अपनी एजेंसी मिल गई। एलआईसी ऑफ इंडिया में मैंने 8 साल मेहनत किया और 8 साल मेहनत करके मेरा जो हाईएस्ट इनकम था, मेरी दिन-रात की मेहनत यानी सुबह अगर हम लोग आज तो मंजन और ब्रश करते हैं, हम जब गाँव में रहा करते थे तो एक नीम का जो पेड़ होता है उसमें एक डंडा तोड़ते हैं उसको दातून बोलते हैं।
तो हम लोग वो मुंह में डाल के वो दातून डालकर और बाइक स्टार्ट करके और फील्ड में भागा करते थे कि चलो एक पॉलिसी ढूंढ कर लाएंगे, और सुबह से शाम तक इस तरह की जिंदगी जिया करते थे। और लाइफ में वहां से लगा कि कुछ होने वाला है नहीं। 8 साल की मेहनत के बाद मेरी जिंदगी में जो अचीवमेंट दिखाई दिया, हाईएस्ट मेरी 32,000 इनकम थी। वो 32,000 कमाने के बाद मुझे लग गया कि हम जिंदगी क्या बनाएंगे, लाइफ क्या बनाएंगे, इससे घर का खर्चा क्या चलाएंगे, माँ बाप की क्या सेवा करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अपने बहनों का लिए मैं उनके लिए अच्छा शादी में पैसा क्या खर्च कर पाऊंगा। मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा था कि यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं। मैं बड़ा स्ट्रेस में जीने लगा और मुझे समझ में आ गया कि मेरा 7 साल 8 साल जो गया LIC में वो तो बर्बाद हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं। उसी समय मेरे कुछ मित्र थे, मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, विनय आज तुम बड़े स्ट्रेस में हो, आखिर तुम्हारे तनाव का कारण क्या है। तो मैंने उनको बताया कि यार मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपनी इस गरीबी से निकलना चाहता हूं, अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दिखाना चाहता हूं अपने जीवन का, और उन्हें देना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 8 साल की मेहनत के बाद बताओ 32,000 रुपए आता है, जिसमें 15-20 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। वो भी कुछ लोग होशियार लोग मिलते हैं तो LIC में हमसे रिबेट मांग लेते हैं और मुझे मजबूरन रिबेट देना पड़ता है, क्योंकि मुझे पॉलिसी चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई दूसरा बंदा आगे रिबेट दे देगा, तो मुझे रिबेट भी छोड़ना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं जैसी जिंदगी शुरू की थी वैसी ही जिंदगी थी, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने कहा विनय तुम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग अपना स्टार्ट करते, क्यों नहीं तुम गारमेंट्स का काम चालू कर देते। क्योंकि अब जमाना एक दर्जी के पास, एक टेलर के पास जाके कपड़ा सिलाने का नहीं है। अब लोग जमाना जाते हैं और किसी भी शोरूम में जाते हैं और अपने मनपसंद का कपड़ा चॉइस करते हैं और फिटिंग वुटिंग हो जाती है। तुम गारमेंट्स का काम चालू करो। एक लंबा डिस्कशन हमारे मित्रों के बीच में हुआ। उसमें मेरे पास 4 फ्रेंड थे और चारों फ्रेंड ने जो डिस्कशन करके मेरे दिमाग में डाल दिया, और मैं रातों रात मतलब अमीर बनने का सपना लगा देखने, और लगा कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। और मैंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग विद्याराज गारमेंट्स इंडिया के नाम से शर्ट पैंट सलवार सूट बनाकर सप्लाई करने लगा, स्कूली ड्रेस टाई बेल्ट सप्लाई करने लगा। अर्थात अब मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, झकास हो जाएगी। उसी बीच में मेरी जिंदगी में एक घटना घटती है। मैं एक मार्केटिंग में जाता हूं जहां पे सरदारों का मार्केट था, और वहां जाकर मैं जब अपना शर्ट निकालता हूं तो लोगों ने पूछा था कि भाई एक शर्ट कितने का दे रहे हो। मैंने बोला था 115 रुपए, और ईश्वर जानता है कि उसमें सिर्फ मैं 5 रुपए मार्जिन ले रहा था। ओनली 5 रुपए, 110 मेरी कास्ट आई थी। सरदार जी ने मुस्कुराकर दूसरा पीस निकाल के कहा हमसे 105 में खरीदोगे। तो मैं आंखें फाड़ दिया। हमने कहा ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं सर, आप 105 में बोले। हाँ विनय जी, आप हमको जो चीज 115 में दे रहे हैं मैं आपको 105 में दे रहा हूं, फिर भी मैं कमा रहा हूं। मैंने उनसे निवेदन करके कहा महोदय मुझे बताइए कि आपने ये सामान कहां से और किससे मंगाते हैं। उन्होंने बताया भाटिया जी की दुकान है रानी मंडी आपके इलाहाबाद में, आप जाके उनसे संपर्क करके देखिए। जब मैं वहां गया तो मैंने मात्र 10 सिलाई मशीनें डाली थी, और भाटिया जी ने जो मशीनें डाली थी 150 मशीनें थी उनके कारखाने में। मेरी हाथ वाली मशीनें थी, उनके पास बिजली पावर से मशीनें, मोटर वाली मशीनें थी। और मैंने देखा जितना माल मैंने अपने शोरूम में रखा है उतना उनका सामान एक कोने में पड़ा हुआ था। मैंने व्यापार में करने के बाद, व्यापार में आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अब बिजनेस नहीं है, अब आ गया है कंपटीशन। अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा, अगर मैंने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा लिया और मैंने मार्केट में कोई व्यापार 1 करोड़ में शुरू किया, मेरे बगल में किसी ने 5 करोड़ लगा दिया, मेरे ही व्यापार वाला रोल उसने कर दिया, तो मेरे ग्राहक उस आदमी के पास चले जाते हैं। और वो 5 करोड़ वाला जब बिजनेस करता है और किसी ने 25 करोड़ लगा दिया, तो 5 करोड़ वाले भी कस्टमर 25 वाले के हाथ चले जाते हैं। ये एक जब मैंने देखा तो मेरी जिंदगी में लग गया कि मेरा व्यापार से मन उलझने लगा कि नहीं, अब मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए। और मेरा 17 लाख मेरी व्यापार की जिंदगी में लायबिलिटी आ गई। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या करूं। तो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि तुमने बेटा गलत डिसीजन ले लिया। जब तुम्हारे खानदान ने कभी बिजनेस नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परपाजा ने नहीं किया, वो सब लोग नौकरी करते रहे या तो अपना खेती का काम करते रहे, तो तुम्हें क्या पड़ी थी, तुम व्यापार में चले गए। जब तुम्हारे पास कोई तजुर्बा नहीं था, कोई तुम्हारे पास अनुभव नहीं था, तो तुम बिजनेस में कैसे चले गए। सपना देखने से बड़ा पैसा थोड़ी आता है, यहाँ पे तुम्हें कोई बताने वाला भी तो नहीं था। मुझे बात समझ में आती तो मैं बड़े बुजुर्गों से राय लेता हूँ कि आप मुझे बताओ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मुझे बताओ, और अगर आपकी बातें जो आप बताते हो और मुझे समझ में आती तो मैं 100% आपको कहता हूँ मैं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम ट्रैक्टर खरीद लेते, तुम एक किसान के बेटे हो। जब तुम्हारे पास किसानी है और तुम्हारे पास एग्रीकल्चर के बहुत सारे लैंड है, तो तुम अपना भी काम करोगे, अपने गांव के वालों का भी काम करोगे। और ट्रैक्टर एक ऐसा सिस्टम है जो तुम खरीद लोगे तो तुम हर सीजन में अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जो ट्रैक्टर खरीदोगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने पूछा था कैसे, तो उन्होंने कहा था अगर ट्रैक्टर तुम ले लिए, कल्टीवेटर ले लेना, जुताई के सामने सीजन में जुताई करना, ट्राली खरीद लेना,
अगर कहीं से कोई सीजन नहीं होगा तो ईंटा ढोना भट्टे पे लगा देना, अगर तुमने पुल्ली पंखा लगा दिया तो तालाबों में लगा के खेतों की सिंचाई करना। हमने कहा और क्या कर सकते, बोले रूटावेटर ले लेना, उससे बहुत ज्यादा चलेगा, और कटाई मशीन आती है वो ले लेना। मैंने 14 लाख रुपए लगाकर महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर खरीदा। और माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति, अपने माँ बाप की संपत्ति ले जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मार्गेज कर दिया। और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महज मात्र मैंने 1 महीने के अंदर, जब मैंने नया ट्रैक्टर खरीदा और नया सोनालिका ट्रैक्टर मैंने वो थ्रेशर ले आया जिसको पीटीओ थ्रेशर बोलते हैं, और मैंने 1 महीने में 1,15,000 का अनाज बेचा, यानी गेहूं बेचा। 1,15,000 का मैंने 1 महीने में जब मैंने गेहूं बेचा, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। आप जरा सोच कर देखिए कि जब मेरी उम्र में, ये बात मैं आपको बता रहा हूं अपने लाइफ की स्ट्रगल का, 98 से लाइफ स्ट्रगल हुआ और ये कहानी है 2001 की। और 2001 में जब मैंने 1,15,000 का गेहूं बेचा तो मेरे जितने भी गांव के लोग थे, गांव में पूरा मार्केट में शोर हो गया, कितनी कम उम्र का लड़का इतनी मेहनत किया और 1 महीने में 1,15,000 का गेहूं बेचा। और नो डाउट वो खुशी मुझे भी बहुत थी, क्योंकि अनाज से पूरा मेरा घर भर गया था। और जब व्यापारी तौल रहा था, ट्रैक्टर में वो बोरियां लद रही थी, इतना खुश था। और जब नोट गिन रहा था 1,15,000 1 महीना में, किसको अच्छा नहीं लगेगा। ये 2001 के टाइम की बात है। लेकिन जैसे मैंने 1,15,000 कमाया और मेरे जिंदगी में मेरे सपने बड़े हसीन दिखने लगे कि बुजुर्गों ने सही दिशा दी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, उसी बीच में मेरे गांव के कई लोगों के आंखों में किरकिरी हो गई, गांव के कई लोगों की नींद उड़ गई और उन्हें लगा यार अगर ये लड़का 1 महीने में 1,15,000 कमा सकता है तो क्यों ना हमारे भी जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर ले ले। रही बात लोन लेने की, तो ट्रैक्टर में स्टेट बैंक में जमीनी तो देनी है और सब कुछ तो बैंक लोन कर देता है, प्रॉपर्टी तो देनी, प्रॉपर्टी तो हम जोतेंगे बोएंगे, जैसे विनय जोत बो रहा है, और मात्र ट्रैक्टर इसने बैंक को दे रखा है। और दोस्तों मेरे गांव में 7 ट्रैक्टर आ गया स्वराज 2 सिलेंडर। मैं लाया था 3 सिलेंडर, वो ला लिए 2 सिलेंडर। मैं जो जुताई करता था 120 रुपए में, उन्होंने कर दिया 90 रुपए में। मैं करता था नकदी, उन्होंने कर दिया उधारी। और दोस्तों इस तरह से मेरा ट्रैक्टर खड़ा हो गया। अब ट्रैक्टर मेरा खड़ा हो गया, अब जिंदगी समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं करूं तो क्या करूं, रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा उसी बीच में मेरी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आती है, मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। और वो अपॉर्चुनिटी आती है, मुझे लोगों ने बताया कि विनय मिश्रा आप तो, तुम्हारा बैंक लोन हो गया, तुम्हारा घर कुड़की हो जाएगा, जमीन प्रॉपर्टी चली जाएगी। और आए दिन बैंक की नोटिस आने लगी, चूंकि सोर्स बंद हो गए और 3 सिलेंडर गाड़ी होने को जैसे मार्जिन नहीं मिल पा रही थी, उधार में करने को तैयार नहीं था, गांव वाले उधारी चाहने लगे थे, तो लोगों ने उधारी का ऑप्शन दे दिया, तो लोग उधार के पास चले गए। तो मेरा ट्रैक्टर खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया तुमने गलत डिसीजन ले लिया। हमने कहा फिर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। बोले तुम्हें वो डिसीजन लेना चाहिए जो हर घर की जरूरत हो, हर आदमी की नीड है, वो हर धर्म की जरूरत हो, हर गरीब को जरूरत, हर अमीर को जरूरत। हमने कहा बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा तुम क्यों नहीं अगरबत्ती की फैक्ट्री डाल देते, अगर तुम अगरबत्ती की फैक्ट्री डाल दोगे तो तुम अमीर आदमी बन जाओगे, क्योंकि हर घर हर धर्म में एक पैकेट तो अगरबत्ती लगी ही जाती है। ये बात मेरे समझ में आ गई, बात तो सही है, लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने खादी ग्रामोद्योग में संपर्क किया और संपर्क करके एक पार्टनर ढूंढा और पार्टनर ढूंढ कर मैंने एक बिजनेस शुरुआत किया और जिसे मैंने स्टेट लेवल पे एक पहचान दी। उस अगरबत्ती ब्रांड का नाम था अर्पिता अगरबत्ती। मैंने स्टेट लेवल पे जब इसकी ब्रांडिंग बनाई तो मेरे पार्टनर की नीयत खराब हो गई और उसके दिमाग में एक मैसेज आ गया कि इसको रास्ते से हटा देते हैं तो पूरी फैक्ट्री मेरी हो जाएगी और मैं बन जाऊंगा धीरू भाई अंबानी। और उसने मेरी सुपारी दे डाली और माय डियर जाको रखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होए। वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसने बयान दिया और आज इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। एक बड़ी ट्रेजेडी हुई और माँ बाप ने कहा बेटा जो पैसा वहां जाना था चला गया, वो सब भूल जा। और मैंने अगरबत्ती की में भी लॉस कर दिया, ट्रैक्टर में भी लॉस कर दिया, गारमेंट्स में भी लॉस कर दिया और इस तरह के मेरे लॉस होते गए। फिर कुछ लोगों ने मुझे राय दिया क्यों नहीं तुम राइस मिल का बिजनेस शुरुआत करते और एफसीआई में कांटेक्ट बना लो, 3 टन की मशीन बना लो, पेपर पे 5 टन दिखा दो और तुम सिर्फ कुछ करने मत करना, किसान से अनाज खरीदना और वो चावल खरीद खरीद के एफसीआई को देना और बीच में बैठ के एक गाड़ी पे 1 लाख कमाना। ये भी सपना मुझे बड़ा जबरदस्त समझ में आया और मैंने 40 बाई 60 का हाल बनाकर वो फाउंडेशन जैसे डाला। दादा को लगा कि मैं इससे बड़ा आदमी बन जाऊंगा और उन्होंने स्टे करा दिया और मेरा वो भी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इस तरह से मैंने शॉर्ट में आपको अपनी स्टोरी बनाई। अगर दर्द भरी कहानी बताऊंगा तो दोस्तों कलेजा हलक से बाहर निकल के आदमी का आ जाता है। आदमी सोचता है कि ओ माय गॉड इतना स्ट्रगल। और मैं आपको बताना चाहूंगा इतना स्ट्रगल करके 17 लाख लायबिलिटी हो गई। ये 2005 की घटना है। 17 लाख में की लायबिलिटी आ गई। अब जिंदगी समझ में नहीं आ रहे थे क्या करूं, अब होगा आखिर क्या मेरी जिंदगी में। उसी समय हमारे मेंटर, हमारे गॉडफादर, हमारी मुलाकात 2006 में मिस्टर प्रवीण जी चंदन का दर्शन होता है। उनसे मेरी मुलाकात मुंबई थाने में होती है 5 स्टार होटल में और वहां पे हमारे आज जो वर्तमान रॉयल डायमंड है, रॉयल डायमंड प्रवीण जी चंदन और हम 3 लोग बैठ के वहां पर डिसीजन करते हैं और इस ग्रेट मैनेजमेंट के साथ मैं डिसीजन लेता हूं।
डिसीजन लेता हूं। दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझ पे हंसा, लोगों ने कहा अरे वो देखो वो करोड़पति जा रहा है, अरे अब तो ये सफारी खरीदेंगे तो BMW खरीदेंगे, अब तो इनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं बनेगा। बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर ताने कसे, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई। लेकिन साथियों आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हमेशा हमारी लाइफ में जब जब किसी चैलेंज आया है तब तब मेरे अंदर काम करने का क्षमता, मेरा जोश, मेरा जुनून मल्टीप्लाई हो गया है। कभी मैं उससे हताश और निराश और नर्वस नहीं हुआ, बल्कि मेरा काम करने की क्षमता 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम बढ़ गया। और यही नो डाउट यही कारण है कि जब आपके सामने लोग चैलेंजेस लाते हैं, मेरे भी सामने चैलेंजेस लाते हैं, और मैंने अपने जीवन में देखा है कि दुनिया में जब कुछ आप नए विचार के साथ शुरुआत करोगे, नए लोगों के साथ काम करोगे, नई बातें करोगे, तो ये दुनिया पत्थर मारेगी, क्योंकि तुम कॉमन आदमी नहीं हो। अब तुमने क्या कर दिया, कॉमन मैन नहीं रहे, अब तुमने बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया। तो ये छोटी सोच वाले लोग बड़ी सपने, बड़ी बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में मैं लिख कर देता हूं, हर आदमी अमीर बन सकता है, हर आदमी पैसा कमा सकता है, हर आदमी करोड़पति बन सकता है, हर आदमी अरबपति बन सकता है, लेकिन उसे यकीन होना चाहिए कि मैं बनूंगा और मैं बन सकता हूं। हर चैलेंजेस को लेने के लिए उसके अंदर एक आएगा होनी चाहिए, एक अंदर उसके अंदर एक ऐसा फायर होना चाहिए कि जो भी चैलेंजेस आए उसमें जलकर खाक हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह की मेरी जिंदगी में स्ट्रगल करते 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 मैं अपने 17 लाख की लायबिलिटी से निकलकर बाहर आ गया। मैंने अपनी 3 बहनों की अपने हाथों से शादियां की। मैंने अपने गांव में एक आलीशान एयर कंडीशन मकान 50 लाख का बनवाया। और साथियों उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से टाटा इंडिका से फोर्ड फ्यूजन से टाटा सफारी, और अब होंडा कार, और अभी अपना खुद का मैं अपनी शहर में अपना बंगला बना चुका हूं जिसकी कीमत आज की डेट में 4.5 करोड़ रुपया है। आज ये सब कुछ संभव हो पाया तो ओनली माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उसका कारण है माय डियर फ्रेंड एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज 23 साल 24 साल हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग को इंडिया में रन करते हुए। किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सिस्टम में आज हमारे मैनेजमेंट के सामने 10% नहीं है। ना तो ऐसा कहीं प्रोडक्ट मिलेगा, ना ऐसा कहीं पे आउट मिलेगा, ना ऐसी प्यारी टीम मिलेगी, ना ऐसे ग्रेट लीडर मिलेंगे जो आज लॉकडाउन की पोजीशन में भी आपको हारने नहीं दे रहे हैं, आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, जूम के मीटिंग के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं। आप सोच कर देखिए, जहां दुनिया ट्राई कर रही हो वहां आपका एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गॉडफादर जो आपके साथ हर वक्त लगा है और हर वक्त तो कहता है कि यू कैन डू इट। आज के डेट में हमें कोविड-19 से सिर्फ अलर्ट होने की जरूरत है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने को सैनिटाइजर, मास्क लेके चलना है। और आप देखो आज माई लाइफ का कितना जबरदस्त प्लानिंग है कि सैनिटाइजर और मास्क पहली ऐसी इंडस्ट्री है जहां फ्री बांटा जा रहा है, जहां फ्री बांटा जा रहा है। मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट जहां हमारे और हमारे बच्चों के बारे में इतना ख्याल रखा जा रहा हो, इतना सोचा जा रहा हो। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में कोई सोच सकता है। बस मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा माय डियर फ्रेंड, अगर आप आ ही गए हो कैसे भी सही, किसी भी तरह से सही, प्रेम से सही, जबरदस्ती सही, कैसे भी सही, अगर आप आ ही गए हो इस इंडस्ट्री में तो अब आपको कुछ कर दिखाना है ऐसा कि संसार करना चाहे आपके जैसा। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी, ये तभी होगा जब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होगी, ये तभी होगा जब आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिंदगी है तो ख्वाब है। जिंदगी अगर आप जी रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदगी है तो ख्वाब है, लेकिन मैं कहता हूं जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ वाकई ही बड़ा करना चाहते हो तो याद रखना, अगर आप सच में जिंदगी जीते हो, जितने लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, कल आज जो आवाज सुनेंगे हमारे YouTube के जरिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं अगर आप सच में इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हो तो 100% मैं लिख कर देता हूं आपके पास सपने हैं। और अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप सपने नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप जिंदगी काट रहे हो। और अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो 100% आपकी जिंदगी में कुछ सपना है, कुछ आपके अंदर करने का कुछ पर्पज है, कुछ गोल है जिसकी वजह से आप जी रहे हो। और अगर आप जी रहे हो तो मुझे जावेद अख्तर की वो लाइन बहुत अच्छी लगती है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है और ख्वाब है तो मंजिलें हैं। याद रखना, जिंदगी में आपने जो सपने देखे हैं, जो ख्वाब देखे हैं, किसी ने देखा था कि चिड़िया उड़ सकती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, उसने हवाई जहाज बना दिया। उस समय किसी ने हवाई जहाज के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उसने सोचा था क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ख्वाब था कि मैं इंसान को भी चिड़िया की तरह उड़ाना चाहता हूं। तो जावेद अख्तर की इस लाइन में बहुत दम है कि जिंदगी है तो ख्वाब है। आज बिल गेट्स हाई स्कूल फेल था, 4 बार ड्रॉप आउट, उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उसने आज कंप्यूटर में वो जान डाल दी, वो आत्मा डाल दी जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अब वर्ल्ड पर राज कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक बात याद रखना, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल की पाइप पकड़ के पेट्रोल नापते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा सपना, बड़ा ड्रीम था।
आज हमारे पास अगर आप बात करेंगे जमशेद टाटा, आज दुनिया जमशेद नगर को जानती है। ये जमशेद टाटा क्या थे, कबाड़ बेचते थे, आज इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया टाटा का। एक कारण था, उनकी जिंदगी में कुछ ख्वाब था, कुछ करना था, उनके अंदर जज्बा था। तो याद रखना कि जिंदगी है तो ख्वाब है। अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ ख्वाब आपने देख लिया, सही कैसे भी सही, झूठा सही, अपलाइन के थ्रू सही, सिस्टम के थ्रू सही, माहौल के थ्रू सही, मैं गारंटी से बोलता हूं अगर आपने कोई ड्रीम देख लिया तो 100% उसका मंजिल है। क्योंकि जावेद अख्तर की इस लाइन में 100% कोई इस धरती पर पैदा नहीं जो काट दे उनकी लाइन को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिंदगी है तो ख्वाब है, अब ख्वाब है तो मंजिलें हैं। अगर ये मंजिलें नहीं होती तो ये रॉकेट नहीं होते, ये चंद्रमा पे आज लोग पहुंचे नहीं होते, आज हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता। महज माय डियर फ्रेंड, ये ड्रीम ही तो था जिसे लोगों ने कार में बदल दिया, ये ड्रीम ही तो था जिसे कार में बदल दिया। इसी तरह से जब ये लोग आज इस सपने देख के हासिल कर सकते हैं, वो चीजें बना सकते हैं जो कभी किसी ने बनाया नहीं था। आज तो माई लाइफ के जरिए लोग मर्सिडीज, जैगवार, BMW, करोड़ों की इनकम, मंथली इनकम, आप जो देखना चाहो, आज ITR, फार्म 16, 26 ये लेकर अपने बैग में घूम रहे हैं, इनके मोबाइल स्मार्टफोन में पड़ा हुआ है, आप निकाल कर देख सकते हो। जैसा प्रमाण चाहो, जैसा तथ्य चाहो आप दे सकते हो। लेकिन उस समय ये जितने लोग ड्रीमर थे, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ चैलेंज था, और उस चैलेंज को फाइट करते थे, लेकिन अपने ड्रीम को चोरी नहीं होने दिया। उन 95% आबादी से अपने ड्रीम को चोरी नहीं होने दिया, उस ड्रीम को हवा दी, उस ड्रीम को ताकत दी, उस पे और एफर्ट डाला, उसमें और उन्होंने अपना ड्रीम, पैशन, जुनून फोकस किया, उन्होंने उनका जोश जुनून बढ़ता चला गया। और माय डियर फ्रेंड, एक दिन ऐसा आता है कि मैंने आपको कहा कि जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब है तो मंजिलें हैं। और याद रखना, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। याद रखना कि अगर मंजिलें हैं तो रास्ते जरूर हैं। हो सकता है कि रास्ता वो हाईवे जैसा ना हो सकता है वो रास्ता पगडंडी का हो सकता है उतार चढ़ाव का हो सकता है पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, लेकिन याद रखना कि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है। याद रखना, जिंदगी में अगर आपके पास सच में ड्रीम है तो आप दुनिया के हर मुश्किल से लड़ने की आप में कुव्वत पैदा हो जाएगी। दुनिया के हर बड़े बड़े चैलेंजेस आपके लेने की हैबिट बन जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो याद रखना है कि मुश्किलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है। बिना हौसला, बिना साहस, बिना करेज के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो ये विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। दुनिया में किसी की औकात नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप सब लोगों से कहूंगा, मैंने देखा अभी जो लोग GTS ले रहे थे, कोई आदमी ऐसे लेटा हुआ है, कोई आदमी ऐसे लेटा हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन ऐसे देख रहा। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ कीमत चुकाने के लिए इनके पास पेन लेने की क्षमता नहीं है, और ऐसे ही लोग इस सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं जो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जो स्क्रीन पे अपनी उपलब्धि दिखाते हैं और बाद में अपनी वीडियो को हटाकर वो जाके रंगरलियां मनाते हैं, और बाद में धीरे से अपने आप को बाहर कर लेते हैं या नेटवर्क की बहाना बना लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में आपको याद रखना, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कीमत चुकाना पड़ेगा, और ये कीमत आपके बच्चे नहीं चुकाएंगे, आपको चुकाना पड़ेगा। 100% इस दुनिया में इतनी खूबसूरत प्लेटफॉर्म आज जो माई लाइफ स्टाइल का बना है, अभी आज हम इंडिया नंबर 1 है, आने वाले चंद वर्षों में आप देखोगे हम एशिया नंबर 1 बनेंगे, और आने वाले 5 वर्षों में देखोगे हम वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे। हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत सिस्टम है, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को हार्मनी ग्रुप में आपको आमंत्रित करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं, और आपसे अपील करता हूं कि आइए, इतना ग्रेट मैनेजमेंट, इतना ग्रेट ग्रुप आज आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। साथियों, आज सोचिए कितना खूबसूरत सिस्टम है। लोग अपनी सफलता छिपाते हैं, लोग अपनी बैकग्राउंड छिपाते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हम सब कुछ निकाल कर आपके सामने रख देते हैं। दुनिया में आमदनी कमाने के लिए लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। यह पहला ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आमदनी कमाने के लिए सच बोलना पड़ता है। हम सच बताकर पैसा कमाते हैं, हम सच बता के सपने पूरा करते हैं, हम सच बताकर हर अचीवमेंट कराते हैं। हम कुछ भी छिपाकर अचीवमेंट नहीं लेते, न अचीवमेंट कराते हैं। तो मैं आपको आज मैं एक बात इतना कह के चूंकि अपनी बात को विराम दूंगा कि मेरा भी प्रोग्राम अभी जस्ट 12 बजे स्टार्टअप हो जाएगा, मात्र 10 मिनट बचा है। सो माय डियर फ्रेंड, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स देवेंद्र सर, थैंक्स हमारे यश पटेल सर, थैंक्स हमारे BN पटेल सर, ऑल लीडर्स, ऑल हार्मनी ग्रुप, जिन्होंने आज मुझे बुलाया और मुझे चंद बातें अपनी रखने का मुझे सौभाग्य दिया, मुझे मौका दिया, लाइव स्क्रीन एंड जूम ऑन लाइव। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूंगा कि आज हर परिस्थिति, हर हालात में आपको डटे रहना है। इतिहास लिखने के लिए आप बने हो, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बने हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय माय लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर।